हेलो, नमस्कार, सस्ता का आदाम, खम्मा खनी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार होंगे और मैं हमेशा की तरह क्या हूँ, एकदम झकास हूँ। ठीक है। आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिकॉज आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत टेक्निकल। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सीज़न किया था स्टार्ट जिसका नाम था आईटीसी। इस सीज़न के अंदर आज हमारा सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, इन शॉर्ट पार्ट 1 हो चुका है और आज कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं? पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं, अच्छा, जिस किसी ने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर को देख लो, सारा बेसिक्स वहीं मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे आना, वरना यहाँ पे आना व्यर्थ हो जाएगा। ओके। सो आज हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 17 के ऊपर। मोस्टली मोटा मोटी इस लेक्चर को ज़्यादा चीज़ें एडअप करने में नहीं करेंगे अपन इन्वेस्ट। सेक्शन 17 को समाप्त करना इस पर्टिकुलर एक सेशन का उद्देश्य है ना। सेक्शन 17 देखो बात किस बारे में करता है। सेक्शन 17 करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट रीड विथ रिलेवेंट रूल्स आर समराइज्ड बिलो। वो तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपॉर्शनमेंट की बात क्यों आ रही है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था, क्या बात किया था कि सर जो आईटीसी है वो आईटीसी कहीं ना कहीं मेरा बेनिफिट है, बिकॉज जब मैं कोई सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक मोटा टैक्स भरने को आ रहा है और वहाँ पे मैं सरकार को बोल रहा हूँ, सरकार मैंने कुछ परचेज किया था, वहाँ पे जीएसटी भरा था, मुझे लेस करने का, डिडक्ट करने का मौका दो, मुझे क्लेम करने का मौका दो, मैंने टैक्स भरा उसके ऊपर, मुझे आईटीसी दे दो। इन शॉर्ट मुझे आईटीसी दे दो। अब गवर्नमेंट आपको, क्या आपको गवर्नमेंट सारे के सारे परचेजेस का आईटीसी बेतहाशा दे देगी? अरे आप होटल गए, होटल में आपने खाना खाया 500 रुपये का और 500 रुपये का खाना खाने के बाद उस पर जीएसटी लग के आया, तो आपने कहा क्लेम कर लूँ आईटीसी? नहीं ना, हर जगह पे आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये वाली बात आने वाली है अंडर ब्लॉक क्रेडिट, वो अपन बाद में बात करेंगे, आज ही करेंगे, मोस्ट ऑफ करेंगे बात। उसके बाद की जो बात आती है, अब बात आती है अपॉर्शनमेंट की। अपॉर्शनमेंट क्या है यहाँ पे? देखो आप परचेज भले ही अच्छा कर रहे हो, सब इनपुट सब ले रहे हो, आईटीसी जमा कर रहे हो, लेकिन देखना चाहती है सरकार कि आप सेल क्या कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि आप सेल में इन्वॉल्व होते हो अच्छा खासा और सिर्फ एग्जाम सेल कर रहे होते हो। अब अगर सिर्फ एग्जाम सेल कर रहे हो तो सरकार बोलती है भाई साहब तो चेक कर, जो तो गुड्स परचेज करके लाया इधर कैपिटल और नॉर्मल गुड्स, वो गुड्स यूज कौन से किस चीज़ कैटेगरी के लिए हो रहे हैं। कई बार आप दोनों चीज़ों में डील कर रहे हो, कैपिटल गुड्स में भी और नॉर्मल गुड्स में भी। तो किस तरह से उनको अपॉर्शनमेंट करें, उस तरह से उनको बांटना है, बिकॉज गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि जो हम तुमको आईटीसी दे रहे हैं उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, जो मैंने कहा अगर आपको उससे हल्का फुल्का ग्लिम्स मिल गया तो भी बहुत है, बिकॉज डिटेल में हम सारी चर्चा आज करने वाले प्यार मोहब्बत के साथ। तो चलिए अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर ए हम लोग पहले पढ़ लेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर बी हम लोग पढ़ेंगे सी और डी के बाद। तो पहले ए, फिर सी, फिर डी और फिर बी। ओके। गुड्स हो या सर्विसेज हो, अब हो क्या सकता है, हो सकता है कि आपने वो जो गुड्स परचेज किए हैं उसको पार्टली यूज़ किया बिजनेस के लिए और पार्टली यूज़ किया नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए। ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो नॉन बिजनेस पर्पज़ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल यूज़। तो क्या पर्सनल यूज़ पे जो कर रहे हो किया हुआ गुड्स परचेज, आपने लैपटॉप परचेज किया ऑफिस के नाम पे और यूज़ कर रहे हो पर्सनल, तो क्या पर्सनल यूज़ करने में आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। अब कुछ गुड्स ऐसे हैं जो पार्टली बिजनेस है, पार्टली नॉन बिजनेस पर्पज़ है और यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, इधर है, ये बात हो रही है यूज़ करने की, जो आप परचेज कर रहे हो उसको यूज़ करने की बात हो रही है। और ये यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है सेल की। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो दोनों जगह रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज ऑन परचेजेस, यूज़ करने की बात हो रही है। क्या बोला? आप आईटीसी किस किस का ले सकते हो? उसी का जो बिजनेस पर्पस के लिए हो। जो ब्लॉक क्रेडिट है उसका नहीं ले सकते, वो आएगा आगे। बट नॉर्मल क्या है, बिजनेस पर्पस के लिए जो है उसका ले सकते हो। पर्सनल वाले यूज़ के लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या बोल दिया यहाँ पे, आईटीसी अवेलेबल ओनली। तो इस केस में फर्स्ट क्या हो गई चीज़ें, एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस। जो भी गुड्स आपने परचेज किए हैं बिजनेस पर्पस के लिए उसकी आईटीसी मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेल के पॉइंट से क्या बात हो रही है, जो आपने परचेज किया है वो आप कैसे यूज़ करोगे। तो क्या यूज़ पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज
एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अब जो आप सामान खरीद रहे हो उससे कुछ तो भी बना रहे हो, तो उससे आप दो चीज़ बना रहे हो। एक प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा बन रहा हो जो टैक्सेबल हो, जिस पे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, और दूसरा एक हो सकता है जो एग्जेम्प्ट वाला हो। तो अगर आपने इनपुट टैक्स लिया है और उससे आप दो कैटेगरी गुड्स बना रहे हो, तो बॉस प्रोपोर्शनेटली जो आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में सप्लाई करोगे ना, आगे सेल करोगे, उतना आईटीसी आपको यहाँ से भी हटवा दिया जाएगा, मतलब क्लेम नहीं करने मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसके लिए, किस आईटीसी कितना मिलेगा उसमें से, एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। सिंपल सी कहानी है। अब वो प्रोपोर्शनेट कैसे निकाला है वही तो हम सीखेंगे आज पार्ट सी और पार्ट डी में, वो हम सीखेंगे। लेकिन आपको फिलहाल माइंड में क्या घुसाना है, फिलहाल माइंड में ये घुसाना है कि बॉस पहला पॉइंट देखना है, परचेज किया हुआ बिजनेस के लिए यूज करना है, और फिर जब बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा है तो देखना है कि आगे सेल क्या कर रहा हूँ। अगर मैं आगे जो गुड्स बना रहा हूँ उससे अगर वो टैक्सेबल गुड्स में मैं सेल कर रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिर्फ एग्जाम्प्ट में कर रहा हूँ तब तो मुझे पूरे का आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन में यूज कर रहा हूँ, थोड़ा उससे टैक्सेबल बना रहा हूँ, थोड़ा उस एग्जाम्प्ट बना रहा हूँ, तो भाई साहब थोड़ा टैक्सेबल थोड़ा एग्जाम्प्ट, तो फिर आईटीसी भी थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा। समझ में आया? अब वो थोड़ा थोड़ा कैसे बांटने का भी सीखेंगे अपन, ठीक है। ये मेरा दोस्त है साउथ वाला, कल ही मिला तो थोड़ा मैं उसके एक्सेंट में आ गया, कोई ऐसा बुरा बुरा मत मान जाना, ठीक है। मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ कभी कभार। ओके फाइन। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात लिखी है सर, एक बात तो समझ में आ गई कि हम लोग सप्लाई करते हैं दो तरह का। यहाँ लिखता हूँ मैं, वी सप्लाई टू कैटेगरीज। पहला टैक्सेबल सप्लाई, और दूसरा एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले के प्रोपोर्शनेट पे हम आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे, वो सीखेंगे कैसे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि टैक्सेबल सप्लाईज वो तो है ही जिसपे आप सेल के जब टैक्स लगेगा, इसमें वो भी है, इंक्लूड्स, मतलब नॉर्मल जो बोला टैक्सेबल वो तो है ही, बट इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई ऑल्सो। तो जीरो रेटेड सप्लाई को भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में ही काउंट करते हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट इज ZRS, जीरो रेटेड सप्लाई, आपने लास्ट टाइम सीखा था। क्या था ये, जब आप या तो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन उसको एग्जाम नहीं मानते, उसको मानते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। डेफिनेशन में लिखा है, हमने कल लास्ट लेक्चर में सीखा था। और दूसरा होता है जो याद है SEZ में आप माल बेचते हैं, उसको भी हम क्या मानते हैं, एक्सपोर्ट मानते हैं, और वहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन होता है बिना जीएसटी वाला काम करना। तो यानी कि इन दोनों केस को यहाँ पे जीरो रेटेड टैक्स से स्टिल इसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं। यानी कि कहना है से अगर आप माल बना के इन चीज़ों को बेच रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, आईटीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई ये है काले मुंह वाले, ये मुंह काला करके आए हैं, ठीक है। ये काला मुंह करके आए हैं, ये एग्जाम्प्ट सप्लाई वाले हैं, इसका प्रोपोर्शनल आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सर समझ गए, अब आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये लाइन मैं आपको बेटर नीचे समझाऊंगा पार्ट बी या सी, सॉरी पार्ट सी या डी के साइड पे में। फिलहाल देखो यहाँ पे लिखा क्या है, एग्जाम्प्ट सप्लाईज जो अपने सीखा, एग्जाम्प्ट सप्लाई ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये एग्जाम्प्ट सप्लाई ये इंक्लूड करता है क्या क्या, it includes reverse charge supplies। रिवर्स चार्ज सप्लाई याद रही, हम आईटीसी चैप्टर के लिए स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, इसको यहीं पे रखना, ठीक है। ये बोल रहा है जो हम एग्जाम्प्ट सप्लाई ऊपर कह रहे हैं, उस ऊपर वाले डेफिनेशन के एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि जो आपका रिवर्स चार्ज सप्लाई है ना, हम उसको भी एग्जाम्प्ट सप्लाई में काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब सर ये याद कैसे करें, देखो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, बट चाहो तो एक मोटा मोटी शॉर्टकट क्या समझ सकते हो। देखो रिवर्स सप्लाई मतलब कौन सी सप्लाई होगी, बात तो सप्लाई की हो रही है, मतलब मैं बेच रहा हूँ, तो कोई चीज़ कैटेगरी ऐसी होगी जहाँ पे मैं बेच रहा हूँ मगर मुझे जीएसटी भरने नहीं आ रहा फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में सामने वाले को भरने आ रहा है, तो मैं बेच रहा हूँ मुझे तो जीएसटी भरने नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम इसको भी रिवर्स चार्ज वाले को भी, आपकी रिवर्स चार्ज सप्लाई को, रिवर्स चार्ज परचेज की बात नहीं होती, रिवर्स चार्ज सेल की, आपकी रिवर्स चार्ज सेल को जहाँ पे जीएसटी आपको नहीं बनाया, जीएसटी सामने वाला खुद भरेगा आरसीएम में, रिसीव खुद भरेगा आरसीएम में, वहाँ पे हम उस सप्लाई को भी क्या मान लेंगे, एग्जाम्प्ट सप्लाई मान लेंगे इस डेफिनेशन के अंदर। और ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, पता है हमने बहुत पहले सीखा था कि सिक्योरिटीज को जीएसटी में कवर नहीं किया गया है,
लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई में कवर कर लिया गया। मतलब क्या बोल दिया, जो आप सिक्योरिटीज में डील करते हैं, डेरिवेटिव में डील करते हैं, शेयर्स में डील करते हैं, इन सब सिक्योरिटीज के जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको भी हम क्या मान लेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई में काउंट कर लेंगे। ठीक है, सब आपको क्वेश्चन में मिलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से मैं आपको आपके माइंड में लॉजिकल चीज़ें बैठा पाऊँ। नेक्स्ट है, और क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ना, ग्रीन वाला पहले पढ़ना है और बाकी बाद में पढ़ना है, लास्ट में सम अप कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अभी तक क्या समझा, रिपीट करो मेरे साथ में। कोई बोलेगा बहुत स्लो है जनाब, इस पर्टिकुलर सेशन में मैं स्लो होऊंगा, इसके बाद का सेशन फिर से फास्ट हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, क्या था अभी तक, क्या सीखा कि एग्जाम सप्लाई जो हमने ऊपर पढ़ा, इसमें दो बातें, और ये ना एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। जब लिस्ट लिखी होती है समझ नहीं पाते कि एग्जाम सप्लाई में क्या क्या ऐड करना है टर्नओवर के अंदर, एग्जाम टर्नओवर के अंदर। तो भाई साहब आई नो बेटर। ठीक है, चलो सुनो, एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है। एक चीज़, आपके रिवर्स चार्ज सप्लाई एग्जाम सप्लाई में ऐड होंगे टाइम बिंग के लिए, मतलब इस कैलकुलेशंस के लिए। और क्या होगा, जो आप सिक्योरिटीज में डील करते हो उस पर जीएसटी वीएसटी नहीं आता है, उसको बाहर में जान दो, लेकिन एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर के अंदर वो ऐड होगा। और क्या ऐड होगा, जो सेल करते हो ऑफ लैंड, सेल पता है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो लैंड और बिल्डिंग का आप सेल कर रहे हो, जहाँ पे पूरा कंसिडरेशन रिसीव्ड है पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच वाज अर्लियर, याद है सीखा था मैंने इनिशियली शेड्यूल 3 के अंदर। तो जो आपका सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग है, जहाँ पूरा कंसिडरेशन ओसी के बाद यानी कि एफसी के बाद, एफओ के बाद, इसके बाद ही हुआ है, सीसी के बाद हुआ है, तो वो वाला भी एग्जाम सप्लाई में काउंट होगा, वो वाला भी एग्जाम सप्लाई में काउंट होगा। प्लीज़ लिखा हुआ मत पढ़ो, एक बार जो समझा रहा हूँ वही समझो प्लीज़। ग्रीन वाला जो भी है सब क्या एग्जाम सप्लाई में काउंट होगा, क्या काउंट नहीं होगा। देखो अब आ जाओ येलो कलर वाले में, एंड एक्सक्लूड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। याद है शेड्यूल 3 में हमने सीखा था कि फॉलोइंग सप्लाईज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो क्या बोल दिया, जो शेड्यूल 3 में जो बातें लिखी हैं, जो गुड्स जो कैटेगरी लिखी है, उनको हम, अगर आपने कुछ उसका सप्लाई किया तो हम उसको एग्जाम सप्लाई में काउंट करेंगे। देखो वही सप्लाई भी वही सप्लाई है जहाँ पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी लगता ही नहीं उनके ऊपर, लेकिन साफ साफ एक्ट ने बोल दिया कि शेड्यूल 3 वाली सप्लाई को हम लोग एग्जेम्प्ट के डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। अब सर देखो लैंग्वेज क्या इंस्टीट्यूट का यहाँ पे, ये बोल रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाईज मतलब रिवर्स चार्ज सप्लाई भी ले लो, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी भी ले लो, और एक्सक्लूड कर लो जो एक्टिविटी शेड्यूल 3 में लिखी है उसको एक्सक्लूड करो। लेकिन एक्सक्लूड करते वक्त जो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है जो आफ्टर सीसी है उसको एक्सक्लूड मत करो, मतलब उसको इंक्लूड कर लो। मतलब ये क्या हुआ, ये वाले पार्ट को इसको इंक्लूड कर लो। ठीक है, ये मैं इसी तरह से पढ़ता था, इसी तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आगे सेम पॉइंट वापस आएगा तब इतना इन डेप्थ में बात नहीं करेंगे, बिकॉज हमने अभी यहाँ पे बात कर ली है ना कहते हुए भी। फाइन, सो अब चलते हैं पॉइंट नंबर बी को टाइम बिंग के लिए छोड़ दो, पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, और ये आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीए फाइनल पे तो इंस्टीट्यूट का ये पार्ट सी और पार्ट डी हॉट फेवरेट है। सीए इंटर में कुछ पार्ट्स तो है ही नहीं इसके, और कुछ पार्ट्स रिसेंटली अभी डाल दिए गए हैं। तो सीए इंटर में आई डोंट नो कितना ऑटोमेटिक कितना हॉट फेवरेट नहीं है, बट फाइनल में ये पार्ट बहुत हॉट फेवरेट है। ध्यान से सुनो, अपॉर्शनमेंट ऑफ, ओप्स, हाँ जी, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। आता बगा, क्या बात कर रहे हैं हम, फिलहाल सिर्फ इनपुट की और इनपुट सर्विसेज की बात हो रही है। अब इनपुट मतलब क्या था, सिर्फ जो आप नॉर्मल गुड्स परचेज करते हो वो, कैपिटल गुड्स नहीं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग क्या है ना बहुत मस्ती खोल लोग, ये नॉर्मल वाले गुड्स हैं। और इनपुट सर्विसेज जो आपने सर्विसेज परचेज की है वो है। कैपिटल गुड्स की बात अलग से पार्ट डी में करेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी होगा अपॉर्शनमेंट। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिख रहा है, ये अपॉर्शनमेंट ऑफ, क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको पता है कि कुछ चीज़ स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए है तो वहाँ तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ स्पेसिफिकली टैक्सेबल सप्लाई के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, तो वहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। उल्टा बोल जाएगा मैंने, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, अपना थंब रूल क्या था, थंब रूल सिंपल यही था
कि आपको चेक करना है जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, कि जो सप्लाई आपको टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग रिलेटेड सप्लाई, तो वहाँ पे तो आपको क्रेडिट पूरा पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सप्लाई आपके ऐसे है जो प्योरली एग्जाम्प्ट सप्लाई है, उस पर क्रेडिट पूरा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ सप्लाई ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन में चलते हैं, वो कॉम्बिनेशन में यानी कि अब वहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन क्रेडिट। देखो यहाँ पे ध्यान से, और उसको बांटना सीखना है हम लोगों को। ये देखो, पहले आपको क्या करना है, पूरे महीने का आपको पता होगा जीएसटी में हम लोग मंथली कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल लेवल पे। तो पहले क्या करोगे, पहले आप पूरा का पूरा क्रेडिट निकालोगे, आईटीसी निकालोगे कितना बनता है बिना किसी बाइफिकेशन के। तो टोटल इनपुट टैक्स, यहाँ पे भी कदर नहीं करना, आपका ड्राइंग खराब हो जाएगा। टोटल इनपुट टैक्स और टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, मतलब इनपुट टैक्स जितना भी आपके गुड्स पे और सर्विसेज पे, कैपिटल गुड्स को छोड़ के, वो ले लो। समझो वो फिगर आया 100, ये एग्जांपल है मेरा, फिगर आया 100। टोटल आपके पास 100 रुपये का क्रेडिट आपको दिख रहा है कि इतना आपको मिलना चाहिए। क्या आपको पूरा मिलना चाहिए? जवाब है ना। ध्यान से देखो, अब ये T1 T2 क्या लिखा है, देखो मैं इस सब पे इतना फोकस नहीं करता, आप मैं एग्जाम्पल पे ध्यान दो बस खाली, ठीक है। बाकी इसको कनेक्टेड सम कैसे करना है, प्रॉपर फॉर्मेट है, ये हम लोग TYQ जब करेंगे तब सीखेंगे, तब आपका काम बन जाएगा। एंड TYQ ऑफ कोर्स ऐप पे आने वाले नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। खुद से भी कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं लेने का, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन करने हैं तो वहाँ पे ऐप पे मिल जाएंगे। अभी नहीं मिलेंगे, 1 अगस्त से मिलना शुरू होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, 100 रुपये का टोटल क्रेडिट है, आपका टोटल क्रेडिट 100 रुपये का है। 100 रुपये में से आपने ना उसमें से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किए। कौन से पर्पस के लिए यूज़ किए? पर्सनल पर्पस। तो एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अब तक आप तो सीख गए हो, क्या पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ गुड्स का क्रेडिट मिलना चाहिए? बोला नहीं मिलना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, देखो अपन ने 5 रुपया लेस कर दिया, 100 में से 5 रुपये लेस कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ गुड्स ऐसे थे जो हमने एक्सक्लूसिवली प्रॉपरली सिर्फ एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज़ किए, सिर्फ एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ किए। उसका आईटीसी मिलना चाहिए क्या? फिक्स है, नहीं मिलेगा। कितना रुपया उसका? एग्जाम्पल 10 रुपये, 10 रुपये भी लेस कर दो। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है। ये ब्लॉक क्रेडिट हम लोग सीखेंगे कुछ टाइम बाद में। इसको एक बार समझो, फॉर टाइम भी इतना समझ लो कि कुछ चीज़ों का सरकार ने बोला है भाई साहब तेरे को क्रेडिट नहीं देंगे, सर बिजनेस के लिए नहीं देंगे, सर प्लीज़ पर्सनल नहीं देंगे, सर ज़रूरी था तुम किया, नहीं देंगे। तो कुछ चीज़ें जहाँ पे सरकार किसी भी कंडीशन में क्रेडिट नहीं देती है, जैसे मैंने बताया वो खाने पीने की रेस्टोरेंट की बात की थी, नॉर्मल केस पे क्रेडिट वहाँ पे भी नहीं मिलता। ये पूरी लिस्ट है जो हमको सीखनी है, हम सीखेंगे। फिलहाल मान के चलो कि ये फिगर ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, कितना रुपये है? 5 रुपये। ये ब्लॉक क्रेडिट है। तो देखो ध्यान से देखो, अभी 100 रुपये में से जो पर्सनल यूज़ का 5 रुपया था मैंने हटा देना है, 10 रुपया था एग्जाम सप्लाई का मैंने हटा देना है, ब्लॉक क्रेडिट था 5 रुपये का हटा देना है। बोलो कितना बचा? 80। अब ये 80 में क्या है? ये 80 में दो चीज़ें हैं, ये वो सप्लाई के लिए भी यूज़ हुआ जो टैक्सेबल है, प्योर टैक्सेबल, और वो भी है जो कॉमन के लिए यूज़ हुआ होगा। तो अब देखो यहाँ से 80 के अंदर मुझे बताया गया कि कुछ 30 रुपये का इनपुट ऐसा है जो मैंने टैक्सेबल कैटेगरी के लिए यूज़ किया, इंक्लूडिंग रिलेटेड सप्लाई, टैक्सेबल के लिए यूज़ किया। कितना रुपये? 30 रुपये। तो आप 80 में से वो 30 को भी लेस कर दो। समझो मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, 80 में से 30 को लेस कर दो। कहने से अब ये 50 रुपये ऐसे हैं जो क्रेडिट ऐसा है जो शायद कॉम्बो में यूज़ हुआ है, शायद इसमें पर्सनल भी यूज़ हुआ हो, वो क्रेडिट है जहाँ पर्सनल यूजेज भी हुआ हो, एग्जाम सप्लाई में भी यूज़ हुआ हो, टैक्सेबल में, सब में यूज़ हुआ हो। तो ये कॉमन क्रेडिट को कैसे बांटने का ही तो सीखने का है। तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा आया ना 50 रुपये, ये मैं कहता हूँ ये मेरा प्राइमरी स्टेप था काम करने का, और ये आपका आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे लोगों। क्या बच्चे लोग, जैसे कि बुढ़ा हो गया हूँ मैं। दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्राइमरी स्टेप आपका आ जाएगा। कॉमन क्रेडिट आने के बाद थोड़ा सा दर्द नहीं, हजामत होगी। ये कैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं आज, खैर जो भी है। देखो यहाँ ध्यान से, अब जैसे ही आपका कॉमन क्रेडिट आया, अब आपको इसको बांटना है। अब ये बांटने के लिए आपके पास है कुछ स्टेप्स। पहला है फर्स्ट, ये देखो प्राइमरी के बाद अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी का, यहाँ से स्टार्ट होगा सेकेंडरी। ये सब वर्ड मेरे खुद के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये कहीं लिखा नहीं इंस्टीट्यूट में।
ये मेरे को D1 T1 ये सब मेरे को नहीं समझता है कभी भी, तो मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ। तो अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि क्रेडिट जो प्रोपोर्शनेट एग्जेम्प्ट सप्लाई का कॉमन में यूज हुआ है उसको हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, आपका प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये रहा, E डिवाइड बाई एफ इंटू कॉमन क्रेडिट। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला। ये C2V2 मेरे को नहीं समझता है बाबा, क्या लिख दिया मैंने, E डिवाइड बाई एफ इंटू कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट क्या है, 50 रुपये। अब सर E क्या है, E है आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई का टोटल। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है ऑलरेडी ऊपर सीख चुके हैं, वो पूरे एग्जेम्प्ट सप्लाई का टोटल कर देना, डिवाइड कर देना एफ क्या है आपके, अब ऑफकोर्स आपको पता है कि जीएसटी स्टेट वाइज चलता है सेपरेटली, तो आपके उस स्टेट का पूरा उस टैक्स पीरियड का, आपका क्वार्टरली हुआ तो क्वार्टरली, मंथली हुआ तो मंथली, उस टैक्स पीरियड का टर्नओवर क्या है, तो एफ क्या है, एफ इज टोटल टर्नओवर। फॉर्मूला क्या बन गया, एग्जेम्प्ट सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन क्रेडिट। ये जो एक वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, वो प्रोपोर्शनेटली मैंने ढूंढा है कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का इतना हिस्सा हो सकता है। सर ये पत्थर की लकीर है क्या, पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि कॉमन है तो कॉमन का कुछ तरीका तो चाहिए ना निकालने के लिए कि कैसे उसको हटाऊं, बिकॉज वो बेदागी है, उसको हटाना पड़ेगा, बेदागी दागी उस दाग उसको हटाना पड़ेगा। तो ये 6 रुपये मैंने हटाने के लिए ये किया। अब ये E और F मैंने एग्जाम्पल में लिखा नहीं है कहाँ पे क्या था, पर सोचो E और F क्वेश्चन में दिया होगा तो उससे आंसर मेरा आ गया 6 रुपये। अब कहना इसे जो मेरा 50 रुपये कॉमन क्रेडिट आया था उसमें से मैंने 6 हटा दिया एग्जेम्प्ट का मान के। अब मैंने क्या बोला था मैंने कि ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसके अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला क्रेडिट भी है, टैक्सेबल वाला भी है और शायद कुछ पर्सनल वाला भी है। यहाँ पे क्या करोगे, तो पर्सनल वाले का आपको एक्ट ने साफ साफ क्या बता दिया कि जो भी आपका कॉमन क्रेडिट आया था ना, कॉमन क्रेडिट उसका 5% ले लो। सोच लो कि इतना तो पर्सनल के लिए यूज़ हुआ होगा। अरे एग्जाम्पल समझो ना, ऑफिस में लैपटॉप वगैरह यूज़ हो रहा है, उससे तीनों काम हो रहे हैं साथ में। अब आप कितना भी बिजनेस बोलो, कभी तो होगा कोई पर्सनल मेल खोलो कुछ तो करोगे, तो वो सब चीज़ें। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला साफ साफ कि जैसे आप कॉमन क्रेडिट का 5%, अपने केस में 50 रुपये का 5% निकाल दो, जो कि होगा फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा 41.5, और ये कहना है दिस इज रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट। अब एक बात सोचो, कॉमन क्रेडिट में से आपने प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्प्ट वाला पार्ट निकाल दिया, प्रोपोर्शनेटली पर्सनल वाला पार्ट निकाल दिया, अब बचा वो क्या है, टैक्सेबल वाला पार्ट। उसको टैक्सेबल में ले लो, उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे एग्जाम या पूरे चार्ट की बात करूं तो मुझे किस किस का आईटीसी मिलना चाहिए, इसका तो नहीं मिल रहा। अरे क्या निकाल दिया, ये ना, इसका तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये 50 था, सॉरी ये 30 जो था, जो मेरा प्योर टैक्स सप्लाई था उसका क्रेडिट मिलेगा, ये 30 क्रेडिट मिलेगा, और ये वाला जो बचा मेरे पास इसका भी क्रेडिट मिलेगा। मतलब 41.5 और 30, इन दोनों का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा भी मैंने 30 + 41.5 71.5। समझा यहाँ तक? अच्छा, अब इस बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। ये जो मैंने कॉमन क्रेडिट निकाला था 50 रुपये का, देखो इनका तो क्रेडिट मिला ही नहीं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ये 80 मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया था, करना पड़ता है क्रेडिट, क्योंकि जिसका पता ही नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने क्रेडिट कर दिया पूरा का पूरा। लेकिन जब पूरा क्रेडिट कर दिया तो उसके बाद देखो मैंने निकाला, समझ में आया कि जो ये वाला 6 रुपये है ये एग्जेम्प्ट का था, और 2.5 रुपया क्या था, ये 2.5 रुपया पर्सनल वाले का था। तो ये दोनों जो मैंने पहले क्रेडिट कर दिए 80 रुपये के टाइम पे, मुझे इसको दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा आईटीसी है, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये इनएलिजिबल आईटीसी है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिवर्स करूँगा। अब इसके रिवर्स करने के 2 तरीके, एक तो जो आपका आईटीसी का लेजर है, ये सब मैं समझाऊंगा वापस प्रॉपर। जो आईटीसी का लेजर है तो आप उसमें दोबारा हटा दो, जो लिया आईटीसी वहाँ से दोबारा लेस कर दो, या एक कॉमन तरीका जो यूज़ करते हैं, क्या करते हैं रिवर्स करने के लिए, हम लोग हमारे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसको ऐड कर देते हैं कि भैया ये हमारा टैक्स बढ़ गया, बिकॉज हमने वहाँ पर क्लेम कर लिया। अब दोबारा रिवर्स, या तो रिवर्स कर दो या फिर आउटपुट में ऐड कर दो, बात एक ही है। अच्छा, अब है ना, ये इसके बारे में ध्यान से एक बात सुनो। इसके बारे में कभी कभी ना क्वेश्चन में आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि कोई पर्सनल यूज था ही नहीं। जब था ही नहीं तो फिर ये 5% मत करना, या क्वेश्चन में खुद बता देंगे कि 10% पर्सनल यूज के लिए था कॉमन क्रेडिट के अंदर, तो फिर यहाँ 10% करना।
कुछ भी नहीं दिया हो, एकदम साइलेंट हो, तो आपको बाय डिफॉल्ट मानना है कि 5% तो कॉमन में यूज हुआ होगा। ठीक है, या कभी कभी सामने से बोल देते हैं कि कॉमन वाले में से इतना रुपया यूज हुआ था पर्सन के लिए, कॉमन वाले के अंदर से, तो ठीक है हम उतना ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इंस्टीट्यूट कुछ भी लिख के देवे ना, आपको फर्क पड़ेगा नहीं, तंबूरा फर्क पड़ेगा, तंबूरा। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कोई सम रट्टा मार रहा है, ये सब कर रहा है, तो यार फिर तो दिक्कत है ना यार, तो वो नहीं करना है अपने को। टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो पूछना है। और आजकल तो हमने कुछ 6-7-8 महीने पहले टेलीग्राम शुरू किया था, जो शुरू किया था 10-5-6 बच्चे लोगों से टेलीग्राम पे। आज उस टेलीग्राम पे विद गॉड्स ग्रेस 350 के ऊपर कुछ बच्चे हैं। एंड पहले जितने डाउट मुझे वहाँ पे सॉल्व करने पड़ते थे, अभी और बच्चे कम थे वहाँ पे, अब बच्चे ज़्यादा हैं, तो अधिकतर डाउट्स तो बच्चे आपस में ही सॉल्व कर देते हैं। प्लस वो थोड़ा छोटा कम्युनिटी है, अभी तक 300-400 के अंदर ही खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे लोगों के लिए ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाती है कि हाँ ठीक है चलो सॉल्व कर देते हैं। प्लस टाइम बिंग के लिए वो आईटीटी स्पेसिफिक ग्रुप है, तो आईटी के डाउट्स वहाँ पे सॉल्व होते हैं आराम से। और जो डाउट किसी बच्चे से सॉल्व नहीं हो पाता, वहाँ पे तो हम बैठे हैं सरकार, हम कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे ये जो हमने अभी बात किया इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, उसके अंदर ये कुछ और पॉइंट है जो आपको देखने हैं। ये वाले पॉइंट नॉर्मली सब में इतने काम नहीं आते हैं, रियल लाइफ में ज़्यादा काम आते हैं, बट कभी कोई सब में इक्का दुक्की इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट दे दे पेपर टफ बनाने के हिसाब से, वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए देख लो। C3 विल बी कंप्यूटेड। अब C3 में जाने दो, अपने को सिंपल पता है, जो ऊपर जो भी अपने निकाला ना, ऊपर जो भी अपने कैलकुलेट किया ना, जहाँ पे हमने ITC बोला, पर्सनल यूज बोला, ये सभी केसेस में जो टैक्स होगा ना वो CGST SGST का अलग अलग निकालेंगे, या अगर सिर्फ IGST अलग निकालेंगे, यानी कि CGST SGST का अलग अलग निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो, नहीं है तो एक ही GST आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पॉइंट तो सॉर्टेड है। सेकेंड पॉइंट, D1 + D2 विल बी कॉम्प्यूटेड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। अब ये देखो D1 D2 क्या है, बस यहाँ समझेंगे, देख लो, याद नहीं करना है इसको, याद हो जाएगा ऐसे ही। ये वाला जो था ना कॉमन में से एग्जाम्प्ट वाला और पर्सनल वाला, वो बोल रहा है ये दोनों। अब देखो जो आपने ऊपर इंक्लूड ही नहीं किया ITC, वहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप ITC में इंक्लूड किया, बाद में रिवर्स कर रहे हो, और ये तो आप हर महीने करोगे ये काम, ये जो पीरियड है आपका मंथली या क्वार्टरली उस पर करोगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब तू साल के एंड में, क्योंकि तू हर मंथ तो अपने प्रोपोर्शनल के हिसाब से कर रहा है ना, कि हाँ इस मंथ एग्जाम से इतना हुआ तो इतना रिवर्स कर दिया, नेक्स्ट मंथ इतना हुआ तो इतना कर दिया, तो अपने हिसाब से कर रहा है। तू क्या कर, साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, एक साथ में पूरे साल का एग्जाम टर्नओवर, पूरे साल का टोटल टर्नओवर, पूरे साल का कॉमन क्रेडिट सब साथ में ले। अब देख अब फिगर का क्या फिगर आता है, क्या ये फिगर जो तूने हर महीने रिवर्स किया उससे मैच हो रहा है? अगर हाँ तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हो सकता है कोई फिगर मैच ना हो सकता है आपने ज़्यादा रिवर्स कर दिया, आपको कम रिवर्स करना चाहिए था, बिकॉज साल के एंड में पूरे फिगर आते हैं, साल के फिगर आते हैं। अगर आपने ज़्यादा रिवर्स कर दिया था, जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा रिवर्स कर दिया था, तो अब आप यू कैन रिक्लेम ITC, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने हर महीने कम रिवर्स किया था लेकिन एक्चुअल रिवर्सल ज़्यादा होना चाहिए था, जो आपको लास्ट में मालूम पड़ रहा है, तो बॉस आपने जितना कम रिवर्सल किया था उतना अब रिवर्स करो। और क्योंकि आपने गवर्नमेंट का लॉस करवा दिया यहाँ पे, तो जितने महीने से आपने लॉस करवाया उतने महीने का ITC जो आपने एक्स्ट्रा मजे ले लिए होंगे बाय इनडायरेक्टली, उस मजे पे 18% पर एनम के हिसाब से, डेली बेसिस के हिसाब से इंटरेस्ट भर दो गवर्नमेंट को। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी के पार्ट में है, MCQ में किसी पार्ट में आ गया तो आ गया, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी फुल बड़े क्वेश्चन पे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो अटक जाओगे वहाँ पे, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, यही बस यहाँ डिटेल में पूरा लिखा है, आप अपने हिसाब से पढ़ लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स की बात नहीं करना। अब ये एक जो टेबल और है यहाँ पे, ये देखो, ये टेबल मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, दिस इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। तो जो हम कैपिटल गुड्स भी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये वाला सेम चार्ट मिलेगा, सब दोबारा नहीं समझेंगे, यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों के लिए। अब कुछ पार्ट तो वही है जो पहले सीखा था, क्या है देखो, एग्जाम सप्लाईज इंक्लूड, याद है अपन को सीखा था रिवर्स चार्ज सप्लाई भी। अब यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, इसलिए मैंने वापस यहाँ पे लिख दिया समझने के लिए। याद है ऊपर सीखा था रिवर्स चार्ज सप्लाई भी और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, दोनों एग्जाम सप्लाई में हम लोग ऐड करेंगे।
उस टर्नओवर के अंदर। रिवर्स चार्ज मतलब क्या, अपना आरसीएम सेल, दैट इज वो वाला जिस पे आरसीएम में सामने वाला टैक्स भरेगा, वो मेरे लिए एग्जाम जैसा, याद करने के लिए बताया ऐसा, ठीक है। फिर एग्जाम सप्लाईज में क्या क्या नहीं आएगा, तो ये क्या बोल रहे हैं अपन वहाँ पे सिखाते, जो शेड्यूल 3 में आइटम है वो नहीं आएगा, लेकिन जो लैंड और बिल्डिंग है, जो अपने ऊपर ये सेम चीज सीखा था, जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन या वो विच अर्लियर के पहले आ गया, वो वाला शेड्यूल 3 का आइटम एक्सक्लूड है, ठीक है। और सॉरी, शेड्यूल 3 के बाकी आइटम एक्सक्लूड है, लेकिन वो वाला पार्ट इंक्लूड है, यानी कि वो वाला पार्ट आएगा। ऊपर सीखा था वही रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। और क्या नहीं आएगा, ये वाला पार्ट ऊपर नहीं था, ये वाला पार्ट यहीं पे है। तो सर ये फॉलो करना है कि वो फॉलो करना है, मेन तो यही फॉलो करना है, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये पूरा पार्ट है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस वेयर द कंसिडरेशन is interest or discount and the same are provided by the persons other than banking company or financial institution including NBFC। ये एक्सक्लूड वाला पार्ट है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अदर देन बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब सपोज आप हो, आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसा देते हो और बदले में उससे इंटरेस्ट लेते हो, तो आपका सप्लाई तो हो ही गया, लेकिन क्या बोला, ये वाला सप्लाई को एग्जाम सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एग्जाम सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे, नॉर्मली ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, एग्जाम सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे, एग्जाम सप्लाई के टोटल में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, मींस अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी ने अगर ये सर्विस दी तो एग्जाम सप्लाई में काउंट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल केसेस में आप किसी को लोन वोन दे रहे हो, उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो वो सप्लाई एग्जाम सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे, आप संतुष्ट रहो, यानी कि आपका उतना आईडी से रिवर्स नहीं हो रहा। लेकिन अगर बैंक हो तो आपको तो काम धंधा ही है सुबह शाम का, तो आप में तो भैया ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज इन टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड सेंट्रल। अब ये बता रहा है कि जो आप एग्जाम सप्लाई का वैल्यू निकालोगे ना, एग्रीगेट वैल्यू, या जो पता है ये क्या है, ये आपका वही जो सिखाया था ना ऊपर, ई, वही ई, ये एफ। तो ये जो एग्जाम सप्लाई का वैल्यू निकालोगे, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वैट, ये सब ऐड करने का आवश्यकता नहीं है, एक्सक्लूड, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट, समझाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये देखो जीएसटी में पहली बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी की बातें हो रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आपके इनकम टैक्स में बात होती थी, और कहीं भी आपको ये वाली बात नहीं मिलेगी। अब क्या है देखो ध्यान से, ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ एग्जाम्ड सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड फॉर सिक्योरिटी इज 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। देखो अपन ऊपर बात सीखी थी ना, ये वाला जो पार्ट था कि शेड्यूल 3 वाला आइटम नहीं आएगा, लेकिन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर कंसिडरेशन रिसीव हुआ है पोस्ट कंप्लीशन तो वो तो आएगा, तो उसका वैल्यू क्या लेने का। अब ये बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है, आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू लेके गवर्नमेंट के साथ में खेल सकती हो। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम लोग उस केस में जो वैल्यू लेने वाले हैं वो हम लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एसडीवी लेंगे, उसका एसडीवी लेंगे, वही वैल्यू मानेंगे। और पता है ऊपर यहाँ पे सीखा था, देखो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी को एग्जाम सप्लाई के अंदर ऐड करेंगे, बट किस वैल्यू पे। अगर आपने 50 लाख का शेयर्स बेचा है तो क्या पूरा का पूरा वैल्यू ऐड कर देंगे हम लोग एग्जाम में, फिर तो एग्जाम इतना बड़ा हो जाएगा कि आईटी से बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्या बोला, उस केस में हम जो डेरिवेटिव जो आप सिक्योरिटी में डील करेंगे, उस पूरे ट्रांजेक्शन का सेल वैल्यू का 1% हम लोग ऐड करेंगे एग्जाम टर्नओवर के अंदर, ठीक है। सिर्फ इन 2 केसेस में जो एग्जाम के डेफिनेशंस थे वो तो है ही जो है एज इट इज, लेकिन उनमें जो वैल्यूज हैं वो इनके हिसाब से लेंगे, सिक्योरिटी में 1%, लैंड एंड बिल्डिंग में एसडीवी। बाकी सारे केसेस में जो वैल्यू होगा ट्रांजेक्शन का वही वैल्यू लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हर कोशिश की है कि ये नोट्स इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाए ना कि एग्जाम टाइम में इसको खुला काम हो गया। यहाँ पे देखो, और ये सब इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ के ही निकाल के किया।
आप सब चाहो तो वेरीफाई कर लियो। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैं समझ क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट 1 का एनालिसिस देखो, पढ़ो ध्यान से। ये पढ़ के तुमको जिंदगी का मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कमेंट करो जिंदगी में क्या आ जाएगा, जिंदगी का मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। It means in respect of activities and transactions which are covered under Schedule 3, उसका ITC shall be available, क्योंकि वो एग्जाम में ऐड नहीं हो रहा, उसका ITC मिलेगा indirectly मतलब। Although such activities and transactions are not liable to GST, ठीक है, but transaction of sale of building and building, sale of land and building which is not chargeable to GST will be treated as exempt supply and accordingly ITC will not be available for the particular transaction. Okay. अब एक चीज यहाँ पे अपनी बाकी एक्सक्लूड के अंदर ये वाली ये चीज, आउटबाउंड ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल। अब यहाँ पे देखो, दिक्कत तुमको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सब लिख दिया बाजू बाजू में समझाने के। हैंड रिटन नोट्स का पप्पा है ये, देखो इधर। वैल्यू of supply of services by way of transportation of goods by a vessel from the custom station of clearance in India to a place outside India। आपने कस्टम स्टेशन पे माल पहुंचा दिया, अब एक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ रहा है जहाँ पे कस्टम स्टेशन जो क्लियर का हो गया है वो कस्टम स्टेशन से आउटसाइड इंडिया के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो शिप पे लोड हो रहा है या कहीं भी आउटसाइड इंडिया के लिए बाहर जा रहा है। याद रहे, इंडिया की सरहद के कस्टम क्लियरेंस स्टेशन के बाद की बात हो रही है, तो वो वहां भी ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट कंपनी कर रही होगी जिसको अलाउ किया होगा गवर्नमेंट ने, तो वो जो ट्रांसपोर्ट है ना उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं एग्जाम सप्लाई में, ठीक है, एग्जाम सप्लाई नहीं मानते उसको, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर सी, जो बात करता है इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज को अपॉर्चन कैसे करना है उसके ऊपर। इसके ऊपर सम करना, जिंदगी का मजा आ जाएगा। जो मैंने बोला उसको बस फॉलो करने का ट्राई करना। फॉर्मेट आप जो चाहो यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट को आंसर से मतलब है, मैं ये टिपिकली प्रॉपरली बात टेक्निकली बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। कोई लेना देना फॉर्मेट का यहाँ पे नहीं है, आपको जिस फॉर्मेट में जब फॉर्मेट में करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस माइंड में तरीका बैठा लो, आंसर आना चाहिए। और आपको पता है कि आपको हर पॉइंट का नीचे लिखना पड़ता है नोट या एक्सप्लेनेशन की आपने क्यों किया, इतना लिखा, फुल मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन के ऊपर, फुल गारंटी फुल मार्क्स मिलेगा। बाकी आपको अगर कोई फॉर्मेट चाहिए, मेरा सिंपल फॉर्मेट अगर चाहिए तो वो तो मिल जाएगा आपको TYK के अंदर जब सॉल्व करेंगे तब। ओके, पर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड उन लेक्चर्स का वेट मत करो, आप खुद से सॉल्व कर लो। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तब लास्ट ऑप्शन में सोचना कि TYK परचेज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब 5 सेकेंड खुद को बोलो, लंबे लंबे सांस लो कि सब ठीक है। अब हम सीख गए नॉर्मल गुड्स का और इनपुट सर्विसेज का। अब हम बात करेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, ऑन कैपिटल गुड्स। अब ये क्या है? अब कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स है, यानी इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ ये एसेट्स की बात हो रही है। कौन से एसेट? फिक्स एसेट्स की बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो फिक्स एसेट मैं यूज कर रहा हूँ, ये फिक्स एसेट हो सकता है मैं सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करूँ इंक्लूडिंग जीरो डेट सप्लाई, या हो सकता है सिर्फ एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करूँ, या हो सकता है पर्सनल के लिए यूज करूँ। किसके लिए यूज कर सकता हूँ? अगर कोई एसेट ऐसा है जो मैं तीनों के लिए यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं टैक्सेबल एंड एग्जाम दोनों के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो वहां पे कैपिटल गुड्स का क्या आ गया? कॉमन क्रेडिट। लेकिन अदर केस में जो अपन ने बात की थी पहले, सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर वो कैपिटल गुड्स, एग्जाम्पल समझो, मैं लैपटॉप की बात कर लूँ, कैपिटल गुड्स होता है वो भी। एग्जाम्पल, मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ सिर्फ उन सप्लायर्स के लिए जो मैं टैक्सेबल सप्लाई में डील करता हूँ, सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने लैपटॉप लिया, उसका ITC लिया, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ लैपटॉप को सिर्फ एग्जाम सप्लाईज करने के लिए, इसका ITC तंबूरा 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो जहाँ सेपरेट एक्सक्लूसिव है तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है वहाँ पे जहाँ पे लैपटॉप यूज हो रहा है टैक्सेबल के लिए, एग्जाम के लिए, दोनों के लिए, वहाँ पे आएगा दिक्कत। बिकॉज अब ये बन गया कॉमन क्रेडिट। जब कॉमन क्रेडिट बन गया तो थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है कैपिटल वाले गुड्स में ITC को रिवर्स करने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड से ज़्यादा यूज़ होते हैं, लॉन्ग यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाला तरीका करना बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये गुड्स एक बार से लिया आपने, अब ये गुड्स तो आपके साथ चलते जाएगा, चलते जाएगा।
तो देखो यहाँ पे आपको जीएसटी के पूरे एक्ट में ना एक बाय डिफॉल्ट उन्होंने एक एग्जम्पशन लिया है, कहीं लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ प्रोविजंस पढ़ के। वो ये लिखा है, गवर्नमेंट मानती है कि आपका जो कैपिटल गुड्स है ना उसका लाइफ 5 साल का है। आप कोई बड़ा बड़ा मशीन लेते हो, उनको लगता है कि आप 5 साल तक यूज़ करोगे। आप मोबाइल फ़ोन लेते हो, दे फील आप 5 साल तक यूज़ करोगे। आप लैपटॉप लेते हो, दे फील आप 5 साल तक यूज़ करोगे ही करोगे। ठीक है, बस ये बात माइंड में रखो, तुमको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल। तो पहले निकालना है आपको कि आपके पूरे कैपिटल गुड्स पे, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मशीनरी जो भी आपने लिया है, उस पूरे का इनपुट कितना है, आईटीसी कितना होता है आपके हिसाब से। बोला 100 रुपया होता है। ठीक है, अब इसमें से आपको पहले से पता है कि कुछ चीज़ें आप पर्सनली एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये तो कभी भी आईटीसी का पार्ट नहीं बनना चाहिए। बोला उसको अभी लो ही मत, उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये वो लेजर है जहाँ पे हम आईटीसी पोस्ट करते हैं, बोला वहाँ डालो ही मत। 10 रुपये हटा दिया। फिर क्या बोला, फिर उसके बाद बोला कुछ ऐसा बताओ जो आप एक्सक्लूसिवली यूज़ करते हो सिर्फ टैक्सेबल के लिए, इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई। तो जो सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज़ करते हो इसको अलग कर दो। इसको भी, ये कितना है लिखा है 20 रुपये, इसका तो आईटीसी मिलना चाहिए। तो क्या बोला, इसको क्रेडिट कर दो अंडर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, हमेशा हमेशा। इसका तो मिलेगा ही ना, तो कर दो क्रेडिट, क्या दिक्कत है। अब क्या बच गया, 100 में से 70 रुपये बच गए, ये बन गया कॉमन क्रेडिट। अब इसका क्या करें, इसी की तो दिक्कत है साहब। अब इसमें क्या बोला कि एक बार देखो यहाँ लिखा भी मैंने, एक बार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो। एक बार तो डाल दो, जैसे अपन ने वहां पे भी किया था कॉमन क्रेडिट का, एक बार तो डाल दे। अरे रिवर्स कैसे करना है तो सीखेंगे अभी, एक बार तो डाल दे। तो क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे अब देखो यहाँ पे ध्यान से आगे क्या चल रहा है, समझने का प्रयास करो। इस पर्टिकुलर सेक्शन का ज़्यादा मज़ा सम में आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेस्ट तरीके से आपको बता पाऊँ बिना सम करवाए भी, टाइमिंग के लिए, विथ माई स्मॉल एग्जाम्पल्स। इधर देखो ध्यान से, अब क्या होगा, कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, समेशन ए ऑफ कॉमन कैपिटल गुड्स whose useful life remains during the tax period। अब ये वाली बात अपन सब में समझेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे जो मैं बताऊंगा इस पे सब बातें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही आपका कॉमन क्रेडिट आ गया, आपको क्या करना है, आपको उस कॉमन क्रेडिट को डिवाइड कर देना है 60 से। सर 60 कहाँ से आया, याद है सिखा था 5 साल इंटू 12 महीना, ये आ गया 60। तो ये आपका जो भी कॉमन क्रेडिट आया उसको 60 से डिवाइड करना, मतलब क्या किया मैम आपने, मतलब आपने पर मंथ का कॉमन क्रेडिट निकाल दिया, पर मंथ का। सर क्यों ऐसा, अपन नॉर्मली भी जीएसटी में पर मंथ ही टैक्स पेमेंट्स वगैरह करते हैं, तो इन्होंने पर मंथ का निकाल दिया कॉमन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही आपने कॉमन क्रेडिट निकाल दिया, यह कॉमन क्रेडिट आया अपना मंथली वाला, अब क्या करोगे, उसी महीने का अब मंथली कर रहे हैं, आगे मंथली या क्वार्टरली जो भी कर रहे हैं अपन, ई डिवाइड बाई एफ कर दो। ई बाई एफ वही जो सुपर सीखा था अपन ने, अपने बात भी किया था कि ये कॉमन है दोनों के लिए। देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, ये कॉमन फॉर बोथ। एग्जाम सप्लाईज मतलब क्या, ऑलरेडी सीख चुके हैं अपन। तो अब यहाँ पे ई बाई एफ इंटू कॉमन क्रेडिट कर दो, एक आंसर आएगा। अब वो जो आंसर आएगा उसको आप आउटपुट टैक्स में ऐड कर दो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कब, ऑफ कोर्स अगर आपने क्लेम कर लिया है और रिवर्सल लेट कर रहे होते, ठीक है, नॉर्मली तो हम लोग सेम मंथ में रिवर्स कर देते हैं, तो इंटरेस्ट की बात नॉर्मली नहीं आती। इंटरेस्ट की बात कब आती है, जब आप लेट करोगे उसको रिवर्स, 3-4 महीने बाद करोगे तो आती है इंटरेस्ट की बात। ठीक है, ये अपने बात की थी, सेम वाली बात है, या तो आउटपुट टैक्स में ऐड कर दो या आईटीसी को ही रिवर्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इंस्टीट्यूट मोस्टली फॉलो करता है आउटपुट टैक्स में ऐड करता है, मैंने इसलिए यही लिख के रखा है और यहाँ में ये लिखा है, मैंने यही बता दिया आपको। ठीक है, तो देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या करते हैं, सम में क्या करेंगे, जैसे ये सम आया हम क्या करेंगे, हम सारे कैपिटल गुड्स का निकाल देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसमें से जो एग्जेम्प्ट है उसको सावन की हटा दिया, फिर जो बचेगा उस बचे हुए में से जो टैक्सेबल का है उसको अलग कर देंगे, उसका क्रेडिट पूरा ले लेंगे एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यहाँ रिवर्सल की बात नहीं होगी। फिर जो बचेगा वो होगा कॉमन क्रेडिट, उस पर रिवर्सल करना है। रिवर्सल कैसे करोगे, उस कॉमन क्रेडिट को आप डिवाइड कर दोगे 60 से। 60 करते हैं पर मंथ आ गया, टैक्स पीरियड के बेसिस पे आ गया। अब वो पर मंथ का ई बाई एफ इंटू कॉमन क्रेडिट कर लो, वो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका रिवर्स होगा,
और अगेन जो अपने की थी बात पहले, वो बात कॉमन है यहाँ पे भी कि आपको सी, एस और आई को अलग अलग निकालना होगा अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है तो। ठीक है, ये देखो मैंने बताया था ना, ये शब्द कॉमन ही मिलेगा आपको, तो कुछ नया नहीं मिलेगा, सब कॉमन कॉमन। तो मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही, पर पढ़ा है ना, सेम है। ठीक है, समझा क्या? सी और डी पक्कू समझियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब देखो, ये मैंने कहा था पार्ट भी सीखेंगे अपन सी और डी के बाद, तो पार्ट बी को भी सीख लेते हैं। 10 सेकंड का टाइम प्लीज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इतने तो आप माफ कर ही दोगे। ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स बिगिन। स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसी। अब देखो, अपोर्शनमेंट तो सबको करना होता है। अगर वो गुड्स उन्होंने दो दो चीज़ों में यूज़ किए तो करना होगा उनका अपोर्शनमेंट तो। लेकिन वो अपोर्शनमेंट कैसे करना है, वो एक तरीका तो क्या है जो सी और डी में अपन ने पढ़ा अभी अभी, सी फॉर नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डी फॉर कैपिटल गुड्स। आप वैसे कर लो, तो बैंक भी वैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन 1 अवेल प्रोपोर्शन आईटीसी। ये कौन सा था? वही रेगुलर ऑप्शन जो अपन ने अभी नीचे सीखा इन सेक्शन 17, यानी कौन सा? पार्ट सी और डी में। लेट मी राइट हियर, जो अपन ने सीखा ना अभी अभी पार्ट सी में एंड डी में, सेम वैसा अपोर्शनमेंट कर दो। बैंक भी कर सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक के पास बहुत काम होता है, बैंक बड़ा बीजी होता है, तो बैंक को ऑप्शन 2 भी दिया और क्या बोला, आप ऑप्शन 2 भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर क्या आप जानना चाहेंगे ऑप्शन 2 में क्या है? सर जानना ही पड़ेगा, एग्जाम में आएगा, तो सीखो ध्यान से। इधर देखो क्या इनको ऑप्शन दिया, इनको ऑप्शन दिया कि आप सिर्फ 50% आईटीसी अवेल कर लो ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अब ये नया वर्ड सीख रहे हो आप, एलिजिबल आईटीसी, यानी कि जो जो इन एलिजिबल आईटीसी, यानी कि भाई पर्सनल यूज वाला, नॉन जो क्या बोलते हैं जो नॉन बिजनेस पर्पस है वो वाला, या फिर जो ब्लॉक क्रेडिट है वो इनएलिजिबल है, वो सबको हटा दो। जो अच्छा क्रेडिट है एलिजिबल पर्पस वाला एडिट आईटीसी, उसको ले लो। आप सीधा उसका 50% कर दो। फिर हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप कॉमन क्रेडिट को वो कुछ करो, ये करो, कुछ नहीं। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल समझो, अगर मैं कैपिटल वाले की बात करता हूँ, जो हमारा एग्जाम्पल था कैपिटल वाले का, देखो इसमें क्या था, उन्होंने क्या बोल दिया। देखो इस केस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये 100 में से 10 रुपये तो इनएलिजिबल है। अगर कुछ और लिखा होता ब्लॉक क्रेडिट का तो वो भी हो जाता इनएलिजिबल। तो फिर क्या बचता, ये 20 और 70, ये पूरा ही क्या है, मोटा मोटी एलिजिबल दिख रहा है आपको। तो ये पूरे 90 के ऊपर 50% आईटीसी क्लेम कर लो। फिर हम आपको कुछ नहीं करने बोल रहे कि आप E/F करो, टर्नओवर निकालो, ये करो, कुछ मत। जितना आपका एलिजिबल आईटीसी है, यानी कि टैक्सेबल वाला और कॉमन दोनों मिला दो, जितना एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% ले लो और भैया हमको माफ करो। ऐसा गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया उनको, ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया। किधर गया ऑप्शन? लेकिन देखो यहाँ पे लिख के भी रखा है मैंने, रिमेंबर क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एंड आइटम मेंशन इन ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5) कैन नॉट बी अवेल्ड। ये तो अपने डिस्कस किया होता है। जो दाग वाले हैं, जो दामन पे दाग वाले, वो तो क्रेडिट किसी को कभी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। बट इनको सिर्फ ये मजा क्यों, सहूलियत क्यों है कि इनको बोला हर महीने ये लोग E/F करेंगे, सब करेंगे, बहुत मगजमारी है। बोला आप सीधा ये कर लो। अब बैंक बोलेगा सर 50% आईटीसी क्लेम करें, 50% क्या, भूल जा, 50% क्लेम करो, गेट लॉस्ट। इसके ऊपर कुछ और बातें क्या लिखी, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, 50% आप क्लेम कर लो और बाकी 50% क्या करोगे, लैप्स, खत्म। Restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supplies received from the another registration within the same entity। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट की। आपको सभी एलिजिबल आईटीसी का 50% मिलेगा, लेकिन जो बैंक एक दूसरे के साथ, एक ब्रांच मुंबई की, दूसरी ब्रांच पुणे की, तीसरी ब्रांच कहीं और की, ये जो सेम ब्रांच वाले, सेम पैन नंबर सबका कॉमन है, या भाईंदर वाली, मियाँ रोड वाली,
दहिसर वाली, बोरीवली वाली, अंधेरी वाली, डिफरेंट ब्रांच का दे कैन हैव और नॉर्मली दे डू हैव डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। तो एक ब्रांच जो दूसरे ब्रांच को सर्विस दे रही है, कई बार उसका बिल रेज होता है, उस पर जीएसटी भी लगता है, तो वो इंटरनल जो जीएसटी है उसका पूरा आईटीसी मिलेगा 100%। वहाँ पे 50% का मस्ती नहीं आएगा, यानी कि 50% का मस्ती कब आएगा? एलिजिबल आईटीसी ऑफ परचेजेस जो आपने बाहर से थर्ड पार्टी से परचेज किया उसका सिर्फ 50% मिलेगा, ठीक है। जो इंटरनली आप खेलो उसका तो पूरा मिलेगा। नेक्स्ट, ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। वही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, अगर आपने एक बार ऑप्शन नंबर 2 ले लिया तो पूरे साल भर में उसको चेंज नहीं कर सकते। सर नेक्स्ट ईयर क्या? नेक्स्ट ईयर दोबारा चेंज करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बार आपने ऑप्शन 2 ले लिया तो वापस ऑप्शन 1 पे आने का कोई चांस नहीं है। साल के एंड तक, अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में आ सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्रोविजन पार्ट बी। ये था आपका मोटा मोटी सेक्शन 7, जहाँ पे 2 पार्ट था। एक था अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, ये अपन ने सीख लिया। इसी का सेकंड पार्ट है ब्लॉक क्रेडिट, जो हमको अब सीखना है। लेट मी चेक अपना लेक्चर कितना सेशन लंबा चला गया है, और ये सेशन भी हो गया है मोटा मोटी 50 मिनट के आसपास का। तो अब यार ये वाला पार्ट भी मुझे करना था, लेकिन अब कोई ऐसे सोच सकता है कि सर आप इतना इसमें बफर क्यों ले रहे हो, क्यों आप एक साथ नहीं कर रहे। बट आईटीसी को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ और चाहता हूँ आप भी कॉन्शियस रहो, इसलिए एक बार में मैं बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहता। अगर मैं एक साथ डाल दूंगा तो पब्लिक जान पूछ के लेक्चर पूरा देखने लग जाएगा 2 घंटे 1.5 घंटे का, और वो ख़त्म करने का पूरा कोशिश करेगा। आई डोंट वांट इस पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो। ये वाले पार्ट पे इंस्टीट्यूट इतना टेस्ट करता है ना, ये जो आईटीसी चैप्टर है इसमें कोने कोने से निकाल के इतने क्वेश्चन पूछता है ना, बच्चा सोचता है यार ये सुना तो था, धुंधला तो था, मगर याद नहीं आ रहा है। अब मैं नहीं चाहता मेरे दोस्तों के साथ में ऐसा हो। आप सभी जो दोस्त लोग हो, स्टूडेंट्स लोग हो, आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं ज़्यादा घाई नहीं करना चाह रहा इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ब्लॉक क्रेडिट वाला पार्ट, ये करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद मोस्टली अगर ब्लॉक क्रेडिट बहुत लंबा टाइम नहीं खींचा तो पूरा पार्ट नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में ख़त्म कर देंगे। अगर बहुत लंबा ब्लॉक क्रेडिट ने खींच लिया तो एक लास्ट पार्ट और आएगा। आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट पार्ट में सारा चीज़ें खत्म कर दूँ, बिकॉज ब्लॉक क्रेडिट के बाद जो बाकी पार्ट्स हैं वो ठीक है, नॉर्मल पार्ट्स है। ब्लॉक क्रेडिट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फाइन। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी ऑडियो वीडियो और यूट्यूब के लेक्चर्स पे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जीतते रहिए, जितवाते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा।